चलेगा। आज के टॉपिक में हम बजट पर चर्चा करने वाले हैं। बजट के हम दोनों दृष्टिकोण देखेंगे। आज के उसमें हम है संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि बजट किस प्रकार से संसद में पेश किया जाता है, किन किन चरणों से वो गुजरता है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है। ठीक है। साथ ही साथ जो 2022-23 का बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है ना, जहाँ से चांस बनते हैं कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि फरवरी में बजट आ गया था, जून में आपका एग्जाम होने वाला है, तो 2022-23 के बजट को भी हमने इसमें शामिल किया है कि उससे संबंधित क्या क्या आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में कुछ बजट के इतिहास के बारे में और उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बोगेट से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जब पहली बार इसे प्रस्तुत किया गया था, लाया गया था, तो एक चमड़े के थैले में इसको क्या किया गया था, लाया गया था, तो उसी से ये शब्द बना बजट। ठीक है, आगे बात करेंगे। वित्तीय योजना की हमारी समकालीन समझ में इसका पहला उपयोग किसके द्वारा किया गया? विलियम पुलटेनी के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था पहली बार। मतलब जब से हमारे यहाँ वित्तीय चीजों का लेखा जोखा रखा जाने लगा या वित्तीय समझ रखी जाने लगी। यानी अगर मैं बात करूं, बजट कोई नया शब्द नहीं, शब्द नया है पर प्रक्रिया नई नहीं है, क्योंकि आज से हजारों वर्षों पहले भी आप देखेंगे तो बजट बनते थे। चाणक्य की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे, चाणक्य ने जो उनकी अर्थशास्त्र लिखी है, तो उसमें बकायदा उन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से राज्य में जो चीजें व्यय की जाती थी, व्यय का हिसाब किताब रखा जाता था। तो ये हिसाब किताब रखा जाना, यही क्या था, बजट है। तो ये सबसे पहले विलियम पुलटेनी के द्वारा रखा गया था, और इसमें शराब और तंबाकू पर सरकार की राजकोषीय नीति का वर्णन और आलोचना करने के लिए बजट शब्द का क्या किया गया था, उपयोग किया गया। यानी शराब पर और तंबाकू पर जो कर लगाए जाते थे, उसमें आलोचना करने के लिए बजट शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करें भारत के संदर्भ में, हम बात करें बजट की, तो भारत में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग बजट प्रभाग के द्वारा प्रतिवर्ष बजट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बजट निर्माण समिति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। ठीक है, वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ये जो केंद्र के लिए तो इनके द्वारा बजट तैयार किया ही जाता है। केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र की विफलता जब हो जाती है राज्यों में, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, अगर यहाँ पर बजट संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही क्या करती है, राज्यों का बजट तैयार करती है। उस स्थिति में भारत का जो पहला बजट है 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और भारत में पीसी महान लोबिस को बजट का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पीसी महान लोबिस है ना, ये सांख्यिकी वेत्ता थे। ठीक है, इनको भारत में बजट का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, तो एक होता है वार्षिक बजट, यानी भारत का वार्षिक बजट या केंद्रीय बजट जो है कौन तैयार करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि बजट शब्द हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 के शब्द को कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये भारत के गणराज्य का वार्षिक बजट है, और इसे फरवरी के पहले दिन क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। ये भी हम बताएंगे कि भाई पहले फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता है, कब से पहले पेश किया जाता है, वो सब चर्चाएं भी इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है, तो हमने बताया वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का जो बजट है, बजट प्रभाग इसका क्या करता है, निर्माण करता है। और ये जो बजट प्रभाग है, ये इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, बजट डिवीजन में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जो स्वायत्त निकाय हैं, रक्षा बल अगले वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए परिपत्र जारी करता है। यानी जो बजट प्रभाग है,
क्योंकि बजट की जो तैयारी है वो सितंबर से ही शुरू हो जाती है। आगे मैं बताऊंगा बजट की तैयारी जब आएगी। सबसे पहले एक शब्द कई बार आ जाता है अंतरिम बजट, है ना। बजट में ये दो शब्द आपको जानना जरूरी है, आम बजट और एक अंतरिम बजट। क्या होता है, जैसे हमने कई बार कहते हैं ना आम चुनाव या मध्यवर्ती चुनाव या उपचुनाव, है ना। क्या होते हैं उपचुनाव, किन्हें कहा जाता है, कोई बताएगा? सीट खाली हो जाए, किसी भी कारण कोई सीट खाली हो जाती है तो वहां पर चुनाव किया जाता है। 100 लोगों की सीट खाली होगी तो सर विधानसभा में निर्भर करेगा। क्या 100 सदस्य और ने इस्तीफा किया है तो जो सत्ताधारी दल है उनका अगर बहुमत नहीं है तो फिर मध्यवर्ती चुनाव नहीं, मेरा सीधा सा एग्जांपल है, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 230 में से मान लीजिए 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा, उपचुनाव, है ना। क्लियर रखिएगा। अगर 200 की 200 सीट पे बीच में ही चुनाव हो रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती चुनाव। और पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन 230 सीटों पर जो चुनाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उसी प्रकार से आपके बजट में भी अगर निर्धारित अवधि पूरी हो गई हो, जो निर्धारित वित्तीय वर्ष है उस निर्धारित पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अवधि पूरी होने के बाद जो बजट बनता है उस बजट को हम क्या नाम देते हैं, आम बजट, है ना। ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है अंतरिम बजट। तो अंतरिम का अर्थ होता है अस्थायी, यानी जब कुछ अवधि के लिए अस्थायी तौर पर जो बजट निर्मित किया जाता है, ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट। फॉर एग्जाम्पल, सरकार को ये पता है कि भाई साहब दिसंबर में हमारा कार्यकाल पूरा होने वाला है, दिसंबर में फिर से चुनाव होने वाले हैं, यानी दिसंबर में फिर नई सरकार चुन के आ जाएगी। हो सकता है यही वापिस चुन के आ जाए, हो सकता है नई सरकार आ जाए। तो अब ऐसी जो सरकार है पूरे वर्ष का बजट नहीं बनाएगी, वो कब तक का बनाएगी, नई सरकार तक के वहां तक का बनाएगी, गठन तक का। अब नई सरकार आके जो बजट बनाएगी वो पूरे वर्ष का नहीं बनाएगी, वो वित्तीय वर्ष यानी जो शेष वित्तीय वर्ष है उसके लिए बनाएगी। ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। ये दो शब्द हैं, इनको क्लियर रखिएगा। अब देखिए आपके संविधान में बजट के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, पहले हम उन पे बात कर लेते हैं, फिर आपका 2022-23 का जो बजट है उस पर बात करेंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है, किंतु बजट शब्द संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित खर्च और प्राप्तियों का, ये क्या है, अनुमानित। देखिए 3 प्रकार के वर्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक जिसे हम कहते हैं चालू वर्ष, ठीक है। एक जिसे हम क्या कहते हैं विगत वर्ष, और एक जिसे हम क्या कहते हैं आगामी वर्ष। ये ध्यान रखिएगा। यानी जैसे अभी 1 फरवरी को आपका बजट आया, तो ये बजट किसके लिए आया, आगामी वर्ष। आगामी वर्ष कौन सा है आपका 2022-23। चालू वर्ष कौन सा है आपका 21-22, है ना। क्योंकि पहले जो बजट बना था वो 31 मार्च 2022 तक के लिए बना था, है ना। तो ये वर्ष कौन सा हो गया, चालू वर्ष। और विगत वर्ष यानी जिनके फाइनल आंकड़े आपके पास आ चुके हैं। चालू वर्ष के फाइनल आंकड़े आपके पास नहीं आए, ये संशोधित आंकड़े। यहाँ कौन से आंकड़े मिलते हैं, पहले हम फिर विगत वर्ष की बात कर लें। विगत वर्ष कौन सा हो गया 2020-21। विगत वर्ष के फाइनल आंकड़े सरकार के पास रहते हैं, अंतिम आंकड़े, अब जिनमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। सरकार के पास चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े रहते हैं, क्योंकि अभी चालू वर्ष पूरा नहीं होता है, उसके पहले ही आगामी वर्ष का बजट आ जाता है। तो ये चालू वर्ष के संशोधित आंकड़े रहते हैं। और आगामी वर्ष के क्या होते हैं, अनुमानित आंकड़े। किस प्रकार के आंकड़े, अनुमानित आंकड़े रहते हैं।
तो बजट में क्या रहता है, अगर मैं प्रश्न कहूं बजट में किस प्रकार के आंकड़े रहेंगे, है ना? अगर ऑप्शन आ जाए आपके पास, क्या अंतिम आंकड़े रहेंगे या संशोधित आंकड़े रहेंगे या अनुमानित, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अनुमानित आय व्यय के आंकड़े। यहाँ तक बात क्लियर है? बारीक बारीक चीजें समझते चलिएगा, पूरा बजट आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। साथ ही यह भी संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि बजट धन विधेयक के रूप में आता है ना? तो बजट के संबंध में हमारे यहाँ राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं, पूरी शक्ति किसको पास होती है, लोकसभा। यद्यपि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है ना, दोनों में ही बजट पर भाषण होता है, दोनों में ही चर्चा होती है, लेकिन मतदान केवल कहाँ होता है, लोकसभा। यहाँ तक बात की। चलिए, बजट में निम्न बातें सम्मिलित हो, क्या क्या बातें बजट में सम्मिलित होती है, तो देखिए, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, ठीक है, कि भाई हमको कौन कौन सी अनुमानित प्राप्तियां हो सकती है, कहाँ कहाँ से हम टैक्स प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम अन्य प्रकार की पूंजीगत आय अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। राजस्व बढ़ाने के उपाय, हम कैसे उपाय लागू करें कि हमारा जो राजस्व है वो बढ़ जाए। खर्च का अनुमान, हम कहाँ कितना खर्च करेंगे, रक्षा क्षेत्र में कितना करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना करेंगे, रेलवे के क्षेत्र में कितना करेंगे, ठीक है। वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण, ये वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का विवरण कौन सा, विगत वर्ष, है उसमें ये भी बताते हैं भैया विगत वर्ष में हमने वास्तव में क्या क्या प्राप्त किया है, वास्तव में हमने कितना खर्च किया, ठीक है। आने वाले साल के लिए वित्तीय आर्थिक नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नवीन परियोजनाएं, ये सारी बातें आपके बजट में सम्मिलित रहती। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बजट में निम्न में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बातें सम्मिलित होती है। बस याद करने वाली बात है वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। हमें लगे भाई वास्तविक तो नहीं है, इसमें तो अनुमानित है सारा, है ना, तो ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण भी शामिल रहता है, लेकिन वो कौन से वर्ष का होता है, विगत। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, बजट में सम्मिलित मुख्य दस्तावेज क्या क्या रहते हैं, मतलब क्या क्या चीजें बजट में मुख्य रूप से सम्मिलित। देखिए, सबसे पहले बजट भाषण। अब हम इसके बाद प्रक्रिया पे आएंगे तो बताएंगे बजट भाषण के संबंध में। ये बजट भाषण जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है और ये हल्के नीले रंग का होता है ना, इसका रंग भी होता है हल्के नीले रंग, क्योंकि अब पेपरलेस बजट आने लगा है। तो आपका ये प्रश्न होगा साहब, अब पेपरलेस बजट आने लगा है तो अब कैसे हल्का नीले रंग का होगा? नहीं, अभी भी जो संसद में जो सांसद बैठते हैं उनको उसकी प्रतियां दी जाती है, बात समझ, प्रतियां दे दी जाती हैं। तो प्रतियों के जो रंग रहते हैं वो जैसे बजट भाषण हल्के नीले रंग का होता है। इसमें क्या क्या होता है बजट भाषण, ये दो पार्ट में होता है। पार्ट ए में आवंटन और योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री बताता है कि भाई हम किस किस विभाग को कितना पैसा दे रहे हैं, हम कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च करने वाले हैं, उसके संबंध में वो बताता है। साथ साथ टैक्स कि भाई टैक्स के बारे में बताता है कि टैक्स की हम क्या क्या दर कर रहे हैं, है ना, कहाँ तक कर मुक्त रहेगी, कहाँ तक किस पे कितना टैक्स लगेगा, उसके संबंध में बताता है। ये दो पार्ट में होता है। वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक। ये वित्त विधेयक कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। बजट प्राप्तियां, यानी कहाँ कहाँ से हमको प्राप्तियां होने वाली हैं, ये गेरुआ रंग की होती है। बजट व्यय, हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, पीले रंग का होता है। और अनुदान की मांगे, है ना, विभिन्न प्रकार की अनुदान मांगे यहाँ पर पेश की जाती है। टैक्स का जो कागज होता है वो कैसा होता है, गुलाबी रंग का। ये कुछ बजट के संबंध में मुख्य दस्तावेज है जो बजट के साथ रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है कि क्या क्या दस्तावेज होते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ये कि आप थोड़ा सा कलर ध्यान रखिएगा, बाकी तो आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें रहती है। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न हो पूछते जाइएगा, ठीक है। अब बजट कैसे बनता है ना, तो देखिए
बजट जो बनना है वो लास्ट सितंबर से ही शुरू होगा, पेश फरवरी में होना है, ठीक है, फेब में इसको प्रस्तुत होना है, पर बनना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, सितंबर। सबसे पहले वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य मंत्रालय जो है आपस में इसके संबंध में क्या करते हैं, चर्चा करने का काम करते हैं। चर्चा करने के बाद जो बजट डिवीजन है, बजट प्रभाग जो मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में बजट डिवीजन कहते हैं, ये इसका क्या होती है, नोडल एजेंसी हो। ये क्या करती है, ये जो वित्त मंत्रालय है खर्च के आधार पर एक गाइडलाइन जारी करता है सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को, और जो स्वायत्त निकाय है, स्वायत्त निकाय ना तो वो किसी विभाग के अंतर्गत आ रहे हैं, ना ही किसी मंत्रालय के अंतर्गत आ रहे हैं तो सरकारी, तो उनको भी क्या करेगा, एक सर्कुलर गाइडलाइन क्या की जाएगी, जारी की जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके खर्च के बारे में बताइए, आप कोई विशेष परियोजना शुरू करने वाले हो उनके बारे में बताइए, या आपको फंड की, कितने फंड की आपको जरूरत, पिछला आपने कहाँ का खर्च कर दिया वो बता दीजिए, आप कोई नवीन योजना लागू कर रहे हैं या जो योजनाएं चल रही हैं उसके संबंध में क्या है, और आगे आपको फंड की क्या जरूरत रहेगी, ये सारी चीजें आप हमको बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद योजनाओं और खर्च के सुझाव मंगाए जाते हैं, जो किसको भेजे जाते हैं, व्यय विभाग को। जितनी भी योजनाएं बनेंगी, जो भी खर्च के सुझाव हैं वो व्यय विभाग के पास जाते हैं। टैक्स संबंधी जितने भी सुझाव हैं वो टैक्स रिसर्च यूनिट के पास जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जनवरी के आसपास बजट भाषण लेखन का कार्य शुरू हो जाता है। सभी मंत्रालयों से ये सारे सुझाव लेने के बाद मुख्यतः प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय मिलकर ये बजट भाषण लेखन का क्या करता है, काम करता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ी होता है जो कि बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री के द्वारा सदन में बोली जाती है, जिसमें शासन की नीतियां बताई जाती है कि सरकार की नीति क्या है, तो ये सारी नीतियां बजट भाषण में ही होती है, तो बजट भाषण लेखन का काम शुरू हो जाता है। अब देखिए बजट अलग अलग स्तरों से गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बजट भाषण लेखन का कार्य होता है, बजट भाषण लेखन के बाद एक सेरेमनी होती है जिसे कहा जाता है हलवा सेरेमनी। क्या कहा जाता है, हलवा। इसके पहले की वो है ना, हलवा सेरेमनी। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ माना जाता है कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं आप, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मीठे के साथ शुरुआत कीजिए। डेयरी मिल्क वाले कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, दीपावली आई तो भाई साहब मीठा हो जाए, तो वैसे ही हलवा सेरेमनी यानी वित्त मंत्रालय में हलवा बनाया जाता है और सभी अधिकारियों को बांटा जाता है, वित्त मंत्री भी रहता है, क्योंकि उसके बाद से ये जो 20 से 25 दिन की समय अवधि है, तो वो जो भी वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं, यानी उनको दीन दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है, यानी अब वो अपने परिवार के भी संपर्क में नहीं रह सकते। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बजट में गोपनीयता बनाए, है ना। तो बजट भाषण लेखन वगैरह सारा कार्य उनके द्वारा वहां पर रह के किया जाता है। इसकी जानकारी केवल 2 लोगों को होती है, एक प्रधानमंत्री को और एक वित्त मंत्री को, और बाकी उन अधिकारियों को, और उन अधिकारियों को क्या कर दिया जाता है, वहां पर पूरी तरह पैक कर दिया जाता है। 20 से 25 दिन वो वही है। यहाँ तक बात कीजिए। अब संसद में बजट प्रस्तुत होने का समय आ गया था, तो बजट अलग अलग स्तरों से गुजरता है। सबसे पहले बजट का क्या होता है, पहली स्टेप है बजट का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए बजट लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, साथ ही राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देता है उसे बजट भाषण कहा, ठीक है। दूसरा, आम बहस। बजट को प्रस्तुत करने के बाद कुछ दिन तक बजट पर आम बहस चलती है। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। 3 से 4 दिन फिर क्या होती है, बहस होती है। आज वित्त मंत्री ने प्रस्तुत कर दिया तो आज वित्त मंत्री बोलता रहता है, सब सुनते रहते हैं। उसके बाद फिर बहस होती है जो कि 3 से 4 दिन
चलती है दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। इसके बाद सदन को क्या कर दिया जाता है? सर हाँ दोनों सदनों में सर कैबिनेट मंत्री जाते हैं, क्या? वित्त मंत्री जाते ना, या बहस होती वित्त मंत्री जो है लोकसभा में इसको प्रस्तुत करता है, उसकी तरफ से कोई दूसरा मंत्री राज्यसभा में इसको प्रस्तुत कर सकता है। मतलब कोई भी सरकार का जो मंत्री है वो दूसरे सदन में बजट को प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद बहस के अंत में वित्त मंत्री से बजट से संबंधित प्रश्नों का जवाब मांगा जाता है, जो कि वो जवाब देता है, यानी क्लियर करने का प्रयास करता है। इसके बाद फिर विभागीय समितियां गठित कर दी जाती हैं, सदन की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाता है। ठीक, बहस हो गई, वित्त मंत्री ने आंसर दे दिया, अब सदन की कार्यवाही रोक दी गई। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है, 3 से 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। इस अवधि के दौरान सदन की स्थायी समितियां अनुदान की मांग पर विस्तार से जांच करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट पर दोनों सदनों में विचार के लिए रखा जाता है। स्थायी समितियों की व्यवस्था 1993 से प्रारंभ की गई, मतलब प्रत्येक विभाग की अपनी एक स्थायी समिति होगी। रक्षा मंत्रालय तो रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति होगी, हर विभाग की क्या होती है? स्थायी समिति होती है। ये जो स्थायी समिति है ये 3 से 4 हफ्ते इनकी क्या करती है? जांच करती है, इसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में विचार के लिए रखा जाता है, जब जैसे सदन फिर से आगे। फिर इसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान, मतलब जो भी पैसा मांगा गया है अब उस पर क्या होगा? मतदान होगा, ठीक है साहब। तो विभागीय समिति की रिपोर्ट के पश्चात अनुदान की मांग के लिए मतदान होता है। मांगे प्रत्येक मंत्रालय की अलग अलग प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद इस पर मतदान होता है, किंतु मतदान केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में मतदान नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा को उसके संबंध में शक्तियां नहीं है, ठीक है। अब मतदान होता है तो मतदान के बाद जो विपक्षी दल है वो विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाता है कि भाई मान लो उन्होंने मांगा कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 करोड़ चाहते हैं, है ना, रक्षा के क्षेत्र में हम इतना पैसा चाहते हैं, वही अनुदान की मांगे होती है, मांग रहे हैं वो। तो विपक्ष क्या करता है? इस समय विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाता है। कौन कौन से? नीति कटौती प्रस्ताव, ये सरकार की नीति से असहमति व्यक्त करने के लिए इसमें मांग की जाती है कि सरकार के द्वारा मांगी गई राशि को कम करते हुए 1 रुपया कर दिया जाए। भाई आप जितना मांग रहे हैं हम आपकी नीति से सहमत तो है नहीं, आप ये 1 रुपया रखो और ऐश करो, कोई समस्या वाली बात नहीं, जहाँ खर्च करना हो कर देना, है ना, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। तो ये कौन सी है? नीति कटौती प्रस्ताव। कई किताबों में मिलेगा कि 1 रुपए कम करने की बात की जाए, क्या मिलेगा? 1 रुपए कम, वो गलत। नीति कटौती शब्द ही देखिए ना, नीति कटौती यानी हम आपकी नीति से सहमत नहीं है, जब सहमत नहीं है तो हम आपको पैसा क्यों दें? चलो आप ज्यादा ही मांग रहे हैं, 1 रुपया ले जाओ, है ना, घर में बच्चा रोता है 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, मम्मी नहीं वो सब तो नहीं मिलेगा, ये बिस्किट रखा है, ये खाना हो तो खा लो। उसी प्रकार से क्या होता है? नीति कटौती प्रस्ताव में किया जाता है। हाँ, कुछ पूछ रहे सर, ये किसी एक उसके लिए आता है कि पूरे बजट के लिए आता है? किसी जो भी मांग की गई है, अनुदान की जो मांग की गई है, किसी एक पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर जो अनुदान की मांग की गई है उसके लिए लाया है, क्योंकि अलग अलग अनुदान की मांग होती है, उस पर चर्चा होती है, वो पास होती है ना। नेक्स्ट है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इसे मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें यह मांग की जाती है कि मांगी गई रकम को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए, है ना, मितव्ययिता कि भाई 10,000 करोड़ मांग रहे हैं, 10,000 करोड़ तो नहीं 7,000 करोड़ आप ले लीजिए, ठीक है। ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जिसे मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव या आर्थिक कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के द्वारा ये मांग की जाती है कि जो भी आपने रकम मांगी है उस रकम में से 100 रुपया कम कर लिया जाए, ठीक है। सांकेतिक, जो सांकेतिक विरोध होता है ना, आपने जो क्रिकेटर विरोध करते हैं, खेल रहे हैं बस काली पट्टी है बांध ली तो हम विरोध कर रहे हैं, ठीक, काम पूरा चल रहा है, वैसे ही हम भाई विरोध कर रहे हैं, आपसे केवल 100 रुपए कम करने की बात कर रहे हैं, बाकी चल रहे हैं। 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव आते हैं।
कटौती प्रस्ताव के बाद सदन में विनियोग विधेयक लाया गया, क्योंकि विनियोग विधेयक पारित कराना बहुत आवश्यक है। बजट को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि की पूर्ति हेतु संचित निधि में से धन निकाला जाता है, ठीक है। और संचित निधि में से धन निकालने के लिए सदन में विनियोग विधेयक लाया गया, क्योंकि बिना विनियोग विधेयक के पारित किए बिना आप संचित निधि में से 1 रुपया भी नहीं निकालते, ध्यान रखिएगा, है। तो भारत की सबसे बड़ी निधि कौन सी है? संचित निधि, ठीक है। कोई धन नहीं निकाला है। चूंकि विनियोग विधेयक को पास कराने में काफी समय लग जाता है, अतः जब तक सरकार विभिन्न लेखा अनुदानों के माध्यम से धन की निकासी कर सकती है, ठीक। अच्छा, 75 दिनों में इसको पास कराना भी क्या होता है? जरूरी होता है। बजट लाया गया तो 75 डेज में इसको पास कराना पड़ता है, ठीक। जब तक के लिए विभिन्न लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवादा अनुदान के माध्यम से सरकार राशि निकालती रहती है। मतलब राशि उतनी ही रहती है जितने का विनियोग विधेयक। मान लीजिए 50,000 करोड़ का विनियोग विधेयक है, तो वो जो है 5 करोड़ निकाल लिए, 15 करोड़ निकाल लिए, ऐसे ये सब इसी के अंतर्गत है। इससे ज्यादा राशि अनुदान की मांगों में नहीं निकाली। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए आगे वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक बजट के आय पक्ष को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए और बजट को प्रभावी कानूनी स्वरूप देने के लिए लाया जाता है। तो आय पक्ष यानी कर, टैक्स वगैरह जो आप लगा रहे हैं, टैक्स वगैरह लगाने के लिए आपको क्या पास कराना पड़ता है? वित्त विधेयक। तो जो आय पक्ष है उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए आपको क्या पास कराना पड़ेगा? संसद में से वित्त विधेयक पास कराना पड़ेगा, ताकि आप बजट का प्रभावी कानूनी स्वरूप दे सकें। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये एक बजट के स्तर है ना, कि बजट किन किन स्तरों से गुजरता है। ये हमारे बजट का हम बात करें संवैधानिक पक्ष, ठीक है। कुछ इतिहास की बात कर लें तो ये आपके जेम्स विल्सन, जिन्होंने भारत में क्या किया? बजट प्रस्तुत किया। बजट में अब तक कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे 1924 में क्या हुआ था? रेल बजट की प्रारंभ हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर यह हुआ था? एकबर्थ कमेटी, है ना। एकबर्थ कमेटी कब बनी थी? 1921 में, है ना। एकबर्थ कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि भाई जो रेल बजट है वो आम बजट से अलग होना चाहिए, क्योंकि पूरे बजट में जो रेल की हिस्सेदारी थी उस समय 70%, कितनी? 70%, यानी टोटल आप जो पूरे बजट की बात कर रहे हैं उसमें अकेला 70% तो किसका है? रेल बजट का। तो रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत होने चाहिए। तो 1924 में रेल बजट की क्या हुई? अलग से प्रस्तुत होने की शुरुआत। 1956 में जो पेपर है बजट के पेपर, वो हिंदी में उसकी छपाई प्रारंभ हुई। पहले केवल अंग्रेजी में आता था, 56 से हिंदी में आने लगा। 2001 में बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया गया। 2001 से पहले जो बजट प्रस्तुत होता था शाम को 5 बजे होता था, क्योंकि ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार होता था, है ना। पर अटल बिहारी सरकार में यशवंत सिन्हा ने पहली बार जो बजट है सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया, ठीक है। कब से? 2001 के बजट। फिर 2016 में रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? मोदी सरकार में फिर अमूलचूल परिवर्तन किए गए और रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया, ठीक। 2017 बजट पेश कब किया जाने लगा? 1 फरवरी। इसके पहले कब बजट पेश होता था? फरवरी के अंतिम कार्य दिवस, ठीक है। 2017 से कब होने लगा? फरवरी के पहले कार्य दिवस, ठीक। 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, भारत के वित्त मंत्रियों के संबंध में है कि भाई सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई। और ये ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था, ठीक है। पी चिदम्बरम
9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार, है ना, यशवंत सिन्हा भी 6 बार। ठीक है, तो ये कुछ आपके वित्त मंत्रियों के संबंधित फैक्ट है। सर्वाधिक बार कौन प्रस्तुत किया, इस प्रकार से। पहली महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया कौन थी? इंदिरा गांधी, पहली महिला और प्रधानमंत्री, है ना, जिनने प्रस्तुत किया। और पहली महिला वित्त मंत्री जिनने बजट प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण, ध्यान रखिए, है ना, पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने सदन में बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, ये इनका कौन सा बजट था? चौथा बजट था। ठीक है, अब इनमें इन्होंने क्या क्या किया, अब हम ये देख लेते हैं। 22-23 का बजट, चुनावी घोषणाएं तो जिसमें इनके द्वारा की गई, जैसे कि 5 साल में क्या करेंगी, 60 लाख नई नौकरियां प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले इसको ये समझना चाहिए हमें कि ये जो बजट था ये अगले 25 वर्ष का विजन प्रस्तुत करता है। कितने वर्ष का? 25 वर्ष का। पहले अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अमृत काल अवधि कहा गया 25, ये 75वां साल था, और अब इनने कहा जो 100वां साल होगा, इनके बीच की जो अवधि है ये क्या है? 25 वर्ष की जो अवधि है उसे इनने क्या कहा? अमृत काल कहा। और इसे, इस अवधि के लिए यानी 25 साल का विजन इस बजट के माध्यम से संसद में लाया। ठीक है, ये 25 वर्ष की अवधि, 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। ठीक, और 100वीं वर्षगांठ के बीच की जो अवधि 25 वर्ष, इसे क्या नाम दिया गया? अमृत काल। इसमें 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। इस बजट में 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। ठीक, कौन कौन सी? प्रधानमंत्री गति शक्ति, जिसका उद्देश्य क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। समेकित विकास, दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरी प्राथमिकता समेकित विकास। समेकित विकास क्या कहा जाता है? ये जो गोले के अंदर लोग हैं ये विकास की धाराओं से जुड़े हुए। ठीक है, यानी ये वो लोग जिनके पास सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बैंकिंग सारी सुविधाएं पहुंची हुई। ठीक, कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो इससे क्या है? वंचित है, जहां सड़क, सिंचाई ये सारी चीजें नहीं है, उनको इसमें क्या कर लेना? शामिल कर लेना। इसी को क्या कहा जाता है? समेकित विकास। तो दूसरी ये हमारे उसकी प्राथमिकता थी। तीसरी, उत्पादन संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, ये तीसरी प्राथमिकता थी। चौथी थी निवेश को वित्तीय मदद, यानी हमारे यहाँ जो भी निवेश आएगा उसको हम कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। ये 4 प्राथमिकता हमारे 2022-23 के बजट में निर्धारित की। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। अगर बजट से प्रश्न पूछा है यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब देखिए, पीएम गति शक्ति जो योजना है इसके 7 इंजन माने गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एक साथ काम कर रहे जो विभाग है इनको आपस में मिला दें। अब आप कहेंगे मिला देने से क्या होगा? तो आप इंस्टाग्राम पे मीम्स पढ़ते होंगे, मीम्स जो आते हैं ना कि रोड बिछा दी, रोड बना दी, फिर कुछ दिन बाद ध्यान आया अरे यार वो पाइपलाइन तो डाली नहीं, तो फिर रोड क्या कर दी? खोल दी। और ऐसा अपने भारत में बहुत होता है, रोड खोलती फिर रोड बन गई, फिर उनको ध्यान आया अरे यार वो बिजली के खंभे वाली लाइन तो डाली नहीं, फिर खुदाई शुरू। इस चक्कर में हमारा आधा जो विकास है हम अपने हाथों ही क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे जो विभाग हैं जो कि अंतर संबंधित है, इनको क्या किया जाना चाहिए? मिला दिया जाना चाहिए। अगर ये मिल जाएंगे तो पहले से ही क्लियर रहेगा कि भाई जब हम वहाँ रोड बना रहे हैं आपने ड्रेनेज लाइन बिछाई है कि नहीं बिछाई है, तो बता देगा अगर नहीं बिछाई, ठीक है, हम वहाँ आप पहले ड्रेनेज लाइन बिछा लीजिए फिर हम वहाँ रोड बनाएंगे। बात समझ, मैं बिल्कुल सामान्य एग्जांपल से समझा। तो इन सारे विभागों को क्या कर देना? साथ में मिला देना। पीएम गति शक्ति योजना के 7 इंजन निर्धारित किए गए इस बजट में।
7 इंजन। कौन कौन से? रोड, रेल, एयरपोर्ट, विमानपत्तन यानी बंदरगाह, माल परिवहन, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और जलमार्ग। ये 7 इंजन इसमें क्या किए गए, निर्धारित किए गए। इन पे 7 पे विशेष रूप से फोकस किया गया कि भैया इन 7 चीजों को हमको गति प्रदान करना। और गति कब मिलेगी? जब इन सारे विभागों को हम क्या कर देंगे, एक साथ में कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर। अगला आपके बजट में अब देखिए, बजट में सर्वाधिक प्राप्तियां कहां से हो रही हैं आपकी, और सर्वाधिक व्यय कहां हो रही है। सर्वाधिक प्राप्तियां जो हो रही हैं उधार और देयता, इनसे आपको सर्वाधिक प्राप्तियां हो रही हैं। कितना? लगभग 35 पैसा। यानी सबको अगर हम 100 पैसा मान लें, 100 पैसा या 100% मान लें, तो 35% उधार और देयता से, 16% जीएसटी से आपको मिल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स 15%, ठीक है, और आयकर इनकम टैक्स 15%। ये सरकार की आय के स्रोत है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इन प्राप्तियों को क्रमवार जमाइए, तो आपको जमाना है क्रमवार। भैया पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये, है ना, ध्यान रखिए। इनका और भी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, पर ये 4 तो महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सर्वाधिक व्यय कहाँ किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ब्याज भुगतान, यानी पूरा 100 पैसे में से 20 पैसा तो आप क्या कर रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यानी जो भी आप टैक्स वसूलते हैं उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है, राज्यों को देते हैं। तो 17% आप किसको दे रहे हैं? टोटल 100 पैसे में से 17 पैसा राज्यों को जा रहा है, 20 पैसा आपके उधार देयता में जा रहा है, 17 पैसा राज्यों को बंटवारे में जा रहा है, 8 पैसा रक्षा क्षेत्र में जा रहा है और 8 पैसा सब्सिडी। भारत रक्षा के क्षेत्र में व्यय करने वाला तीसरा बड़ा देश है। हम रक्षा के क्षेत्र में जो व्यय कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अमेरिका करता है ना, फिर चाइना करता है, फिर हम करते हैं, ठीक है। बात का ध्यान रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का आप पेपर देने जा रहे हैं। तो केन बेतवा लिंक के लिए 44,605 करोड़ रुपए की राशि क्या की गई है, आवंटित की गई है। इससे 9.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी बुंदेलखंड एरिया। बुंदेलखंड जो कि सूखे की समस्या से बहुत ज्यादा चलता है ना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का जो बुंदेलखंड इलाका है, यहाँ पर सिंचाई अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जल। तो उसके लिए केन बेतवा लिंक के तहत 44,605 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। इसके तहत 130 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी, 130 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाएगी, जिसमें से 103 मेगावाट की पन बिजली है और 27 मेगावाट की सौर ऊर्जा। यहाँ तक बात की जाए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया। पीएम डिवाइन योजना की किस क्षेत्र से संबंधित है? नॉर्थ ईस्ट से। वेरी गुड, है ना। ये लास्ट के 2 शब्द हैं एनई, ये नॉर्थ ईस्ट को ही उल्लेखित करते हैं। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के लिए है ये योजना। अगला, जो डिजिटल परिसंपत्तियां हैं, क्रिप्टो वगैरह का आपने नाम सुना? क्रिप्टो वगैरह के हस्तांतरण से जो लाभ आपको प्राप्त होगा उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये भी इस बात के बजट में महत्वपूर्ण बात है, जहां से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की है। यानी आपके साथ अगर क्रिप्टो से संबंधित कोई फ्रॉड होता है तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते, सरकार उत्तरदायी
नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको आय मिलेगी तो सरकार उसमें हिस्सेदार बनेगी, यानी 30 पैसा हमारा दे दो उनको। क्या अब ये जो डिजिटल करेंसी है ना, ये टोटल ऑनलाइन ही सर्कुलेट होती है, आपके अकाउंट से जाएगी आएगी तो वो अकाउंट तो दिख ही रहा है ना सरकार को, तो वहां से वो आपसे 30% वसूलेगी। ठीक है। नेक्स्ट एक और इसमें वो है कि आरबीआई जो है डिजिटल रुपया जारी करेगी, यानी डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करने वाली है। ठीक है। पीएम आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो 80 लाख। रैम, रेसिंग एंड एक्सेसरी एमएसएमई प्रोग्राम, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए ये रैम प्रोग्राम लाया गया है। ध्यान रखिए, सूक्ष्म इकाइयां, लघु इकाइयां और मध्यम जो इकाइयां हैं उनके विकास के लिए ये योजना लाई गई है। एलआईसी भी अब अपना आईपीओ क्या करेगा, जारी करेगा, है ना, जैसे रिलायंस करता है अपने शेयर जारी करना, तो अब एलआईसी के भी शेयर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया। पहले इसकी दर 18 थी, अब कितनी कर दी गई है, 15 कर दी गई है। हर घर नल से जल, हर घर नल से जल योजना के तहत 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जा रहा है, यानी 3.5 करोड़ घरों में नल लगाए जाएंगे ताकि नल से उनको जल प्राप्त हो सके। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग के अगले चरण का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस था उसको अब अगला चरण का नाम कर दिया गया है ईज ऑफ लिविंग कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत प्रश्न आ सकता है किन बैंकों के तहत, ऑप्शन हो सकता है नाबार्ड, एसबीआई, अनुसूचित बैंक, है ना। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तहत क्या किया जा रहा है, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित होंगी, यानी जहां आदमी नहीं, आप सारा काम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, आप जाके वहां पर अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। टेलीमेंटल प्रोग्राम, टेलीमेंटल प्रोग्राम शुरू किया गया है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए। टेलीमेंटल प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना के कारण जो मानसिक अवसाद है, मानसिक बीमारियां हैं, वो बहुत अधिक बड़ी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए टेलीमेंटल प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है। और फिर है आत्मनिर्भर भारत योजना में 6400 करोड़ रुपए दिए गए। ये ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना डन आएगा ही, है, क्योंकि बजट का पूरा सार मैंने आपके जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से निकाल दिया। ठीक है। अब तो इसको दूसरे उस पर देख लेते हैं। 2022-23 के बजट की थीम क्या थी, चुस्त दृष्टिकोण, है ना, ये इसकी थीम थी। 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना, 6.4%, टोटल जीडीपी का 6.4% करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों का राजकोषीय घाटा 4% तक कर सकते हैं। राज्य जो है अपने यहाँ का राजकोषीय घाटा कितना कर सकते हैं, 4% तक, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी लिमिट दी गई है। आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने की अनुमान है, 9.27%। ये एमपीपीएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बजट से संबंधित, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। विकास दर कितनी रहने की अनुमान है, 8 से 8.5% के बीच विकास दर रहने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 3.9%,
पूंजीगत व्यय कितना है? 10.68 लाख करोड़। ये पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होता है जिनसे आगे चल के आपको कुछ रिटर्न मिलने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए हमने कहा कि हम रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, अब व्यय तो ये हो रहा है, ये व्यय किस प्रकार का है? पूंजीगत व्यय, क्योंकि उस पर ट्रेन चलेगी, तो अगर मालगाड़ी है तो भाड़ा मिलेगा, अगर सवारी गाड़ी है तो उनसे किराया मिलेगा, सरकार को आय होगी। ऐसा व्यय क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4%, ये वाला राजकोषीय घाटा होता है। हाँ, राजकोषीय घाटा क्या होता है? गुड। राजकोषीय घाटा ऐसा घाटा होता है कि आपकी जितनी भी आय है, जितनी भी प्राप्तियां हैं, उनसे ज्यादा आप जो खर्च कर रहे हैं, जैसे टोटल मैंने कहा कि आपकी पूंजीगत प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां, ठीक है, ये दोनों हैं आपकी 100 रुपया। ठीक है। पूंजीगत व्यय और अन्य व्यय ये आपका है 106। तो ये जो 6 है ये कौन सा घाटा है? राजकोषीय घाटा है ना। जितनी आय है उससे ज्यादा आप व्यय कर रहे हैं, ये घाटा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पैसा कहां से आएगा, तो जो हमने बताया था वहां पे 4 मदें हमने वहां आपको बता दी थी, है ना। 4 मदों में कि उधार और अन्य देयता, इससे कितना 35%। ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 16%, इनकम टैक्स 15%। ये आपका इनकम है और ये आपके व्यय है, क्योंकि हम वहां पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। आयकर स्लैब जो होता है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यानी जो पिछली बार था उसको यथावत रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन इस बार के टैक्स बजट में नहीं किया। ठीक है। वर्ष 2022-23 के लिए कर मुक्त आय की सीमा 2.5 लाख रुपए कायम है, यानी जो पहले भी थी कायम है। 2 साल में रिटर्न अपडेट करने की अनुमति मिली है, टैक्स जमा करना होगा, यानी अगर आपने गलती से आपका जो रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ मिस्टेक कर दिए तो अब आपको 2 साल की अवधि प्रदान की गई है, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हो और बचा हुआ जो टैक्स है आप सरकार को जमा कर। क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल संपत्तियों पर 30% टैक्स वसूला जाएगा और 1% टीडीएस वसूला जाएगा। ठीक है। स्लैब क्या होता है? क्या? स्लैब स्लैब सीमा, सीमा मतलब कर मुक्त आय की सीमा, कि किस सीमा पर कितना कर लगेगा। 2.5 लाख तक है तो शून्य है, 2.5 लाख के ऊपर कितना है, उसके ऊपर कितना है, उसे स्लैब काट है ना। ये भी हमारी चर्चा होगी। अब देखिए बजट से संबंधित कुछ और चीजें हैं, बड़ी बातें। बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? अमृत काल, है ना। युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए बजट है। LIC IPO क्या करेगा? जारी करेगा। विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और 60 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब आप उन 60 लाख लोगों में शामिल हैं कि नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है ना। पर सरकार ने कह दिया हम 60 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। ठीक है। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। कितनी? 400। 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की भी योजना है। ठीक। साथ ही एक कवच करके प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। कवच क्या है? जो ट्रेन होती है ना, ट्रेनों का एक्सीडेंट रोकने के लिए ऐसा सिस्टम रहेगा कि अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाए? रुक जाए। जैसे एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ठीक है, एक ट्रेन यहां से चली आ रही है और एक ट्रेन इसी ट्रैक पे यहां से चली आ रही है,
तो कवच एक ऐसा सिस्टम है कि निश्चित दूरी पर आकर दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए। कवच यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो एक्सीडेंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। क्या कार्गो टर्मिनल यानी जो एयरपोर्ट वगैरह जो है ना उनके संबंध में कार्गो बनाए जाएंगे, वहां पर वो डेवलपमेंट का काम। नेक्स्ट लास्ट है आपका कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीदी के लिए 2.37 लाख करोड़ सरकार भुगतान करेगी। आपके काम का नहीं है ना। उत्पादन से जुड़ी 14 क्षेत्रों को शानदार ये गति शक्ति, पीएम गति शक्ति हमने बताई दिया, सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए है ना। केन बेतवा नदी वाला भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ये आपका 2022-23 का बजट, ठीक है, जिसको हमने संवैधानिक रूप से भी देखा और आपके 22-23 के हिसाब से भी देखा। तो अगर आप ये चीजें ध्यान से अगर इसको वो कर लेंगे, मुझे नहीं लगता आपके प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर जाए, ठीक है। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। सर वृद्धि दर और विकास दर में क्या वृद्धि दर और विकास दर? वृद्धि दर और विकास दर सामान्यतः दोनों एक ही होते हैं। विकास दर हम अनुमानित करते हैं कि पहले कितनी थी और अब कितनी रही। आर्थिक वृद्धि दर सॉरी मतलब पहले आर्थिक विकास कितना था और अब आर्थिक विकास कितना हो रहा है, ठीक है। वो आर्थिक विकास, और इसमें विकास दर में हम सभी आयामों को शामिल कर लेते हैं। सभी आयाम मतलब इसमें हमने रोजगार को भी शामिल कर लिया, सारी चीजों को। तो आर्थिक वृद्धि दर में हम केवल आर्थिक चीजों को ही क्या करते हैं, लेके चलो। दोनों में बस बेसिक अंतर ये हो जाता है, बाकी दोनों एक ही, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद।